अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 7। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 स्लाइडिंग एपरेटस से रिलेटेड है और इसमें हमने जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। स्लाइडिंग एपरेटस हमारे लिए बेसिक जो चीज़ है वो इसमें हम फ्रिक्शन रिलेटेड फोर्सेस जो है वो हम स्टडी करते हैं और उसमें हमारे पास सामने आने वाली जो उनकी मटेरियल वाइज कोएफिशिएंट्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो वन बाय वन चीज़ों को देखते जाएँगे, कैरी करते जाएँगे। इफ एनीवन नोज़ अबाउट अ फ्रिक्शन, व्हाट इज़ अ फ्रिक्शन, कैन शेयर हिज और हर वर्ड्स ओवर हियर। फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स आपके पास एक ऐसी फोर्स है जो कि अपोज़ करती है बिटवीन टू बॉडीज़। किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के अगेंस्ट अपोज़ करती है ताकि वो उसके ऊपर फोर्स इम्प्लीमेंट करे और वो उसको रोक सके फ्रॉम देयर मोशन और द मोशन कैरिंग आफ्टर द रेस्ट। रेस्ट से मोशन में आने के लिए किसी बॉडी को रोकने के ऊपर, अपोज करने के ऊपर जो फोर्स इंप्लीमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन क्योंकि खुद भी एक एज अ फोर्स है तो इसलिए इसकी यूनिट है वो भी इन न्यूटन होगी। और जो कोफिशिएंट की बात की जा रही है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इन कांस्टेंट वैल्यूज की कोई यूनिट नहीं होती है। इसको हम फर्दर आगे देखेंगे, इसको फाइंड आउट करने का तरीका और इसमें आगे आने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उनको स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स अगर ना हो तो आपके पास ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ये स्कैटर्स जो है, जो फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर स्केटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से ये डैमेज कॉज हुआ और उसकी फ्रिक्शन ना होने की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स ना होने की वजह से या अपने ऊपर इक्विलिब्रियम कंट्रोल ना होने की वजह से उसमें अनस्टेबिलिटी आई और अनस्टेबल सिचुएशन की वजह से उसको एक डैमेज कॉज हुआ। ये आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से एक पर्सन जो है वो फ्रिक्शन ना होने की वजह से प्रॉब्लम में आ गया। अभी जो फ्रिक्शन फोर्स की बात की जा रही थी कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन सरफेस पास्ट अनदर। एक सरफेस की अपोजिंग फोर्स जो है, जो कि मोशन के अगेंस्ट है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, उसको हम फ्रिक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो बॉडीज हैं, डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट मासेस के। तो वो एक दूसरे के सरफेस जो है वो एक दूसरे के साथ स्लिड हो रही हैं और स्लाइडिंग फोर्स की वजह से अब आपको देख रहे हैं कि इसकी सरफेस तो वैसे स्मूथ नजर आ रही है, बट जो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको एक इरेगुलर सरफेस बिहेवियर दिखाई दे रहा होगा। जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो स्लाइडिंग की वजह से इसकी सरफेस का आपस में फ्रिक्शन फोर्स का पैदा होना ज़रूरी हो जाता है और डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर। नंबर 1 टाइप ऑफ मटेरियल के आपकी मटेरियल किस टाइप की है और नंबर 2 हाउ टाइटली प्रेस और किस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर दोनों सरफेसेस को या दोनों बॉडीज को प्रेस्ड कर दिया है टुगेदर। मोर वेट मोर फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा वो टाइटली प्रेस्ड होंगे, उतना ही ज़्यादा उनमें फ्रिक्शन पैदा होगी। एंड इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शन, सो रब योर हैंड्स टुगेदर। अब अगर आप सिंपली अपनी फ्रिक्शंस की एग्जांपल को देखेंगे तो आप दोनों हैंड्स को आपस में रब करें तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से एक हैंड दूसरे हैंड को टाइटली प्रेस्ड होने की वजह से अपोज करेगा कि वो उसके ऊपर मूव ना कर सके। तो दिस इज द बेस्ट और कॉमन और द बेसिक एग्जांपल ऑफ अ फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट टू हमारे पास ये एक टेबल है। जैसा आप देखते हैं कि डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी भी मटेरियल का क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए, तो वो हर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर रबर को कंक्रीट के ऊपर रब करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होती है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। अब ये तो किसी भी एक मटेरियल वाइज फ्रिक्शन की बात हो रही है। अब हमारे पास 2 टाइप के फ्रिक्शंस हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ द फ्रिक्शन फॉर द बॉडीज हैविंग रेस्ट और काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन फॉर द बॉडीज हैविंग इन मोशन। अगर आप मोशन में हैं तो आपके ऊपर जो फ्रिक्शन या अपोजिंग फोर्स जो इम्प्लीमेंट होगी किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। अगर आप रेस्ट की हालत में हैं तो आपके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स इम्प्लीमेंट होगी वो स्टैटिक हालत में होगी। तो इस तरह अगर आप देखें, कंपेयर करें किसी भी मटेरियल की
स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को, तो आपको इसमें दोनों में से कौन सी फ्रिक्शन ज्यादा नजर आएगी और कौन सी फ्रिक्शन कम नजर आएगी। तो वो डिपेंड करेगी इनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि वो तमाम मटेरियल्स का कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है एज कंपेयर्ड विद द काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के। तो मोशन में अगर दो बॉडीज हैं आपस में और उनके ऊपर अगर फ्रिक्शन लगा दी जाए और उनको अपोज किया जाए एक दूसरे के अपोजिटली, तो उनमें जो फ्रिक्शन पैदा होगी वो कम होगी बनिस्बत किसके, ऐसी फ्रिक्शन के कि दो बॉडीज आपस में रेस्ट की हालत में हों। तो इनमें अगर आप देखें तमाम मटेरियल्स में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर्ड विद द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के। जी आफ्ताब नजीर। सर ये जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो सर ये हीट भी प्रोड्यूस होती है ना जब जी ऑब्वियसली, सर हम रब हैंड को रब करते हैं बिल्कुल तो ऑब्वियसली, साथ में हीट भी प्रोड्यूस। बिल्कुल ऑब्वियसली ठीक है सर। जब आप फ्रिक्शनल फोर्स है ही अपोजिंग फोर्स है, दो सरफेसेस के दरमियान अगर आपकी फ्रिक्शन ना होती तो फिर आपकी कोई भी बॉडी जो है वो एक दूसरे को हीट प्रोड्यूस करने पे आमादा ना करती। बट अगर आप अपोज कर रहे हैं किसी जगह पर तो ऑब्वियसली वहां पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो एनर्जी की वजह से, एनर्जी कैरिंग की वजह से बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जब आप फोर्स लगा रहे हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर अपोज कर रही है, फोर्सेस अपोजिंग फोर्स है, तो इट विल यूटिलाइजिंग एन एनर्जी फॉर क्रिएटिंग अ हीट। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, हैंड्स ऑफ करते हैं। अच्छा, इसके बाद अब ये जो प्रॉपर्टी अभी आफ्ताब ने बताई आपके पास, सिमिलरली इसी तरह ये आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक आ रही है फ्रिक्शन की कि ऑलवेज अपोजिंग मोशन होगी इसकी एंड इट विल स्लो इट, वो एक दूसरे को स्लो करने की कोशिश करेगी, या तो प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग, या तो उनको मूव करने से बचाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, आप उसको धक्का लगा रहे हैं, मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं जगह पर स्टक हो गई है, तो वो रेस्ट की हालत में है। अब वो वहां से हिलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगी हुई है जो कि उसको मूव करने से बचा रही है। दूसरी जगह जब आप एक गाड़ी मूव कर रही है और उसके टायर्स के ऊपर आप ब्रेक लगाते हैं, तो जो उसके बुशेस हैं जो कि उसके टायर्स को रोकते हैं, टायर्स के एक्सल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की, रेस्ट की हालत में लाने की, स्लो डाउन करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज इसके अंदर है कि क्रिएट्स अ हीट। ऑब्वियसली जब दो सरफेस आपस में अपोजिटली फोर्स इंप्लीमेंट करेंगी तो हीट प्रोड्यूस होगी। इसका जो सिंबल है, या तो हम इसको लोअर केस एफ के साथ प्रेजेंट करते हैं, या कैपिटल एफ के साथ उसका सबस्क्रिप्ट एफ जो है अगर हम लिखें, तो हमारे पास इससे रिप्रेजेंट होगा फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी कोई दो बॉडीज हैं उनमें ये आपके पास फोर्सेस सामने नजर आ रही हैं, एक तो जो फोर्स आप उस ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हैं उसको मूव करवाने के लिए, वो अप्लाइड फोर्स होगी। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स इंप्लीमेंट होगी वो आपके पास होगी फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि उसको सप्रेस कर रही है, प्रेस कर रही है दूसरी सरफेस के ऊपर, दूसरी ऑब्जेक्ट या दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर। तो वो जो फोर्स है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स उसके ऊपर लगा रही है, वो दूसरी बॉडी जिसके ऊपर इसने रब होना है, या जिसके ऊपर इसने फोर्स इंप्लीमेंट करनी है, या जिसके ऊपर इसने फ्रिक्शन प्रोड्यूस करनी है। तो ये फोर्सेस आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, वेट और वो जिसके ऊपर एक खुद बॉडी का अपना वेट, और दूसरा वेट के अपोजिट डायरेक्शन में उस पे जो लगने वाली फोर्स दूसरी सरफेस से है, वो हमारे पास नॉर्मल फोर्स एफ एन कहलाएगी। अब भी आपके पास टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, एक है स्टैटिक। स्टैटिक में आपके पास जो है वो प्रिवेंट अ मोशन फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से ही प्रिवेंट करता है मोशन को, और अकर बिफोर मोशन, मोशन से पहले ही अकर होती है, रेस्ट की हालत में अकर होगी। ठीक है, फिर इसमें अगर हम देखें कि स्टैटिक और काइनेटिक में कौन सी बिगर है, तो इसको देखने के लिए हमें काइनेटिक देखनी होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास स्लो द ऑब्जेक्ट डाउन एंड अकर ड्यूरिंग द मोशन, ये मोशन के दौरान अकर हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी रेत में फंसी हुई है और वहां से एक बंदा उसको धक्का लगा के मूव ऑन कर रहा है, लेकिन वो मूव नहीं हो रही है, उसकी मोशन क्रिएट नहीं हो रही है। बिफोर मोशन उसके ऊपर ये फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, जिसको हम स्टैटिक फोर्स कह रहे हैं। काइनेटिक फोर्स वो है कि एक बंदा मूव कर रहा है, भागता हुआ आ रहा है कैच पकड़ने के लिए, और वो वहां स्किड करता है, डाई लगाता है ताकि वो कैच को पकड़ सके, तो वो जमीन पे रब होगा, जमीन पे उसका जिस्म रब होगा, उसकी रब की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगी क्योंकि वो पहले से ही मोशन में था। तो अब जब वो रब करके जमीन के ऊपर स्किड करेगा तो वो वहां पर उसको अपोजिंग फोर्स लगेगी ताकि उसको मोशन से रोका जा सके। तो
स्लो द ऑब्जेक्ट डाउन एंड अकर ड्यूरिंग द मोशन, मोशन के दौरान ये अकर होगी और स्लो करेगी बॉडी को। ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास जो आगे आ जाती है, इट इज easier to keep an object moving that started from the rest। हमारे पास ये आसान होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करें जब वो स्टार्ट में रेस्ट की हालत में है, बट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है अगर वो मूविंग हालत में और उसको रोका जाए तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो भी कम लगती है, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, मूविंग ऑब्जेक्ट को उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी कम होती है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज्यादा होती है, इसलिए और इसकी इसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से जो रुकी हुई गाड़ी है उसको तो ऑब्वियसली आप मूव करवा ही नहीं सकते जब उनकी स्टैटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर मैक्सिमम लग रही है। ठीक है, इसलिए इन दोनों के दरमियान में जो कंपैरिजन है जिसकी वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है और काइनेटिक फ्रिक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सेस, आपके पास ये स्लाइडिंग अपरेटस है। इस स्लाइडिंग अपरेटस को आप देख रहे हैं कि एक बंदे ने होल्ड किया हुआ है एक रोप के जरिए से और उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है एफ, नॉर्मल फोर्स। उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको नजर आ रही है एफ एस लग रही है, फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन अब जब नीचे वाली डायग्राम में ए से बी की तरफ मूव करते हैं तो फोर्स वो बढ़ा रहा है, जितना वो फोर्स बढ़ा रहा है उतना उसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लग रही है। तो आप देख रहे हैं कि वो एक ऐसे टाइम पे आ जाएगा कि जहां पर वो मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है जिससे वो बॉडी को मूव करवा सके रेस्ट से, उसी टाइम पे मैक्सिमम फ्रिक्शन भी अप्लाइड हो रही होगी। अगर तो इस बॉक्स का वेट बहुत ज्यादा है, वो मैक्सिमम अप्रोच तक जाने के बाद भी वो इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो वो उसकी फ्रिक्शन जब वो स्किड नहीं हो सकेगा या स्लाइड नहीं हो सकेगा। अगर वेट उसका कम है तो जितना हम मैक्सिमम बढ़ाते जाएंगे उतना उसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन वो डिपेंड साथ में वेट के ऊपर भी करेगी। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, स्टैटिक फोर्स लगेगी। तो ये डिपेंड करती है नॉर्मल फोर्स आपके ऊपर, जो एक तो अप्लाइड फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है जो कि वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा आपकी नॉर्मल फोर्स इम्प्लॉयड होगी। तो ये नॉर्मल फोर्स आप देख रहे हैं कि सबकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एफ एस की, म्यू एस की एंड एफ एन। जो म्यू है उसको ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है म्यू एस और एक म्यू के। म्यू एस फॉर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड म्यू के इज फॉर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दोनों डिपेंड करती हैं मटेरियल के ऊपर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे हर एक की अपनी अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, और उनके सरफेस की कंडीशन की कि उनकी सरफेस जो है वो रफ सरफेस है या स्मूथ प्लेन सरफेस है। तो ये डिपेंड करेगी इन दोनों के सरफेस एरियाज के ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपके पास 1 और यूनिट लेस होती है और डेसिमल बिटवीन 0.0 से 1 तक के दरमियान में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट होगी। तो वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास स्टैटिक भी हो सकती है, काइनेटिक भी हो सकती है, बट उसकी रेंज 0 से 1 के दरमियान में होगी। जैसे हमने पीछे भी टेबल में देख लिया कि हमारे पास 0.1, 0.2, 0.5 और इस तरह वैल्यूज आ रही थी और वो 1 तक जा रही थी। तो फार्मूला जो इसके लिए फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए वो आपके पास नजर आ रहा है, कैपिटल एफ एंड विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ एफ स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू म्यू एंड एफ एन। अब म्यू में आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो सकती है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो सकती है। अगर आपने फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है फॉर स्टैटिक ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑब्जेक्ट तो फिर आपके पास यहाँ पर म्यू एस आप यूज करेंगे। अगर आपने काइनेटिक ऑब्जेक्ट के लिए या मोशन के या डायनामिक ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड आउट करनी है तो आपके पास यहाँ म्यू के आप यूज करेंगे। जी आफ्ताब। सर ये जब स्मूथ सरफेस होगी तो ये कम होगी ना फ्रिक्शन? बिल्कुल, जब स्मूथ सरफेस होगी तो आपकी सरफेस के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो कम होगी और उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कम होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ये एप्लीकेशन है आपके पास एनालिसिस की कि sand is often placed on an icy road because the sand, अब sand क्या करता है,
सैंड को हम ऐसी रोड के ऊपर जहाँ बर्फ पड़ी होती है वहां पर हम बिछा देते हैं, ताकि आपके ऑब्जेक्ट की जो भी एक बॉडी है या कार्स हैं जो कि उस रोड के ऊपर मूव करेंगी, उनमें फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाइड हो सके। उस मैक्सिमम फ्रिक्शन की वजह से वहां पर आपकी जो फोर्स है या कंट्रोल है रोड के ऊपर गाड़ी का, वो प्रॉपर हो जाए। तो वो यूज क्यों होती है? क्योंकि ये डिक्रीज कर देती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the tires of the car and the road, and increase the coefficient of friction between the tires of a car and the road। ठीक है, तो ये दोनों डिक्रीज भी कर देती हैं और इंक्रीज भी कर देती हैं सैंड की जो एडिंग है आइस के साथ। तो अगर आप इसको ज्यादा ऐड करेंगे तो इट विल इंक्रीजेस द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और अगर ये आप डिक्रीज करेंगे, सैंड की हालत को कम करेंगे, तो ये डिक्रीज भी कर सकती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। जो तीसरी चीज़ है वो इसमें डिक्रीज कर देती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द कार। जो कार के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसको भी डिक्रीज कर सकती है, एंड इंक्रीज द नॉर्मल फोर्स ऑफ अ कार ऑन द रोड। वैसे तो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाइड हो रही होती है अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपके पास सरफेस ऐसी स्मूदी सरफेस है, आईसी रोड है, उसके ऊपर स्लिप होता है बंदा, तो उस आईसी रोड के ऊपर अगर आप उसकी फोर्स को अगर सैंड के अंदर शामिल कर देते हैं, तो वो उसकी जो नॉर्मल फोर्स है वो उसके ऊपर बाकायदा इम्प्लीमेंट होती है, वेट जो है वो बाकायदा उसको अपोज करता है, ताकि वो उस अपोजिंग फोर्स की वजह से प्रॉपर स्टेबिलिटी रख सके ऑन द रोड, और वो स्लिप ना हो, और उसकी फ्रिक्शन जो है वो लूज ना हो सके। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि एक एम्प्टी कार्ट है, उसको बीइंग रोलिंग अक्रॉस द वेयर हाउस, एक वेयर हाउस के करीब से उसको गुजारा जा रहा है। इफ द कार्ट वाज फिल्ड, अगर कार्ट फिल्ड हो और मूव भी कर रही है और फिल्ड भी है, मतलब उसके ऊपर मैक्सिमम जितना लोड आप ला सकते थे उसको आपने फिल अप कर दिया, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कार्ट एंड द फ्लोर वुड बी डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन द सेम। कार्ट के दरम्यान में और फ्लोर के दरम्यान में जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या रिमेन द सेम रहेगी? एनीवन? ओके, हम आगे मूव करते हैं। जी, बोले बच्चे। सर ये इंक्रीज होगी क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो इंक्रीज होगा तो फिर इसके साथ साथ ये भी इंक्रीज होगा। जितना वेट ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करेगी, ठीक है, और मूव भी कर रही है तो मूवमेंट की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती है। ठीक हो गया? अच्छा, आगे आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सब अपने पास सॉल्व करें और देखेंगे कि आपके पास इसके क्या आंसर आते हैं। यहाँ पर आपके पास एक मास दिया हुआ है क्रेट का, इनिशियली एट रेस्ट हालत में है और हॉरिजॉन्टली फ्लोर रिक्वायर्स अ 75 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसके ऊपर जो 75 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो अप्लाइड हो रही है। ये तो नॉर्मल फोर्स आपके पास इसके ऊपर अप्लाइड हो रही है, जिसका हम फ्रिक्शनल फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्स आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वही इसकी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन होगी और विद नेगेटिव साइन होगी। ठीक हो गया? तो जो वेट है, जो नॉर्मल फोर्स है Fn, जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, जो Fn फोर्स है, ठीक है, वो आपके पास आपने फाइंड आउट करना है, वो वेट के बराबर होता है। अब यहाँ पर उसने मास दिया हुआ है आपके पास 24 किलोग्राम। अब आप इजीली जो है वो ऑब्जेक्ट का वेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है कि आपके सामने जो Fn है वो इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, वेट फोर्स के बराबर है Fw के, और Fw जो है या Wf आपके पास mg के बराबर होगा। यहां से आप Fn की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आपके पास 24 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 235.2। जो कि क्या आ रही है आपके पास इन दोनों का आंसर? 235.2। 235.2, 235.2।
अब यहाँ पर आप लोगों ने म्यू की वैल्यू निकालनी है, किसकी? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपने निकालना है, क्योंकि अभी ये रेस्ट की हालत में, शुरू में उसने बता दिया कि ये रेस्ट की हालत में है, तो यहाँ पर आपने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे फ्रिक्शन का, जो कि हमारे पास किसके बराबर है? फ्रिक्शनल फोर्स F is equals to mu S, और जो कि हमारे पास F N। तो इस फॉर्मूले से आप जो है वो अपने म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एफ एस आपको पता है कि वो किसके बराबर है? एफ एस जो है वो उसकी वैल्यू आपको नजर आ रही है, जो कि अप्लाइड फोर्स है, और अप्लाइड फोर्स कितनी है? 75। तो ये 75 आप यहाँ पर इसके लिख के आप इधर से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इफ एनीबॉडी फाइंड द म्यू वैल्यू, कैन शो मी और कैन it over here. Sir, 0.314. 0.314 करेक्ट। 0.314 आपके पास वैल्यू आ रही है, 0.314 ऑब्वियसली 0.31, ठीक है। इससे आगे अगर हम देखें तो हमारे पास वंस द क्रेट इज इन मोशन, अब अगर आपके पास क्रेट मोशन में आ गया तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 53 न्यूटन, उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, कीप्स इट मूविंग, वो उसको मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के जरिए से उसको मूव कर रही है, जो उसकी स्पीड है। अब वो 53 न्यूटन इसकी क्या होगी? काइनेटिक फोर्स होगी या काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। अब आपने फाइंड आउट करना है उसी वैल्यू से द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के की वैल्यू। अब इसमें अगर आप म्यू के की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जल्दी से फाइंड आउट करके मुझे आंसर बताएं। म्यू के वुड बी इक्वल्स टू एफ के डिवाइडेड बाय एफ एन। दिस टाइम आपके पास एफ एन तो सेम है, लेकिन एफ के चेंज हो गया, जो कि क्या है? 53। तो पुट द वैल्यूज एंड शो मी द आंसर। जी आफ्ताब नजीर। सर इसमें मास तो दिया नहीं हुआ। इसमें लास्ट टाइम वाला मास यूज करेंगे ये। ठीक है सर। 24 0.22. जी बिल्कुल। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.22. 0.22, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब आगे आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके सामने आ रही हैं। 55 किलोग्राम बेसबॉल प्लेयर स्लाइड्स इनटू द, अब ये बेसबॉल प्लेयर है और 55 किलोग्राम है, इसका मास 55 किलोग्राम है, स्लाइड्स इनटू द थर्ड बेस विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 4.6 मीटर पर सेकेंड। अब ये 4.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 4.6 मीटर है। So if the coefficient of kinetic friction between the player and the ground is this, अब coefficient of friction उसने बता दिया है, तो what is the player acceleration? players की acceleration क्या होगी? velocity given है, ठीक है, coefficient of friction भी दिया हुआ है, और नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए आपके पास जो है वो 55 kg मास भी दिया हुआ है। तो हाउ फॉर डिड ही स्लाइड, और फिर ये कितना स्लाइड करेगा, ये डिस्टेंस कितना ये जाएगा, ये कितने डिस्टेंस में इसने स्लाइड किया है, वो डिस्टेंस भी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तब आप देखें आपके पास आ रहा है रॉय और एफबीटी, ठीक है, और इसमें आपके देख रहे हैं कि नेट फोर्स जो है वो एम ए के इक्वल टू है, और ये म्यू इज इक्वल टू एफ एन है। अब इसमें आपके पास एफ एन की वैल्यू दी हुई होगी, जो कि आपके पास 55 किलोग्राम है, उसको आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 539 न्यूटन आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ एन की, और 0.46 जो है उसकी काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है,
उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके अपोजिंग है, इसलिए इस नेगेटिव साइन में आ रहा है। तो 248 न्यूटन आपके पास जो है वो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। अब जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ आपके पास आ चुकी है, अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो उसका मास भी गिवन है। अब आप उसको डिवाइड करेंगे तो -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन भी आ गई है आपके पास। एक्सेलरेशन आ गई है, फोर्स भी आप लोगों ने निकाल ली है, फ्रिक्शन फोर्स भी आप लोगों ने निकाल ली है, मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। अब आप लोग अपने इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसको, या आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए आप इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4.6 मीटर पर सेकंड है और उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाने के बाद जो उसके ऊपर फोर्स आई है, तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई है। अब वो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया आप लोगों ने, तो आप उसमें डिस्टेंस एस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, वेयर डज दिस अप्लाई, इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये जो काम है ये इसको हम और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब टू कार एक्सीडेंट, कार टायर्स इन एक्सीडेंट। अब जो कार के टायर्स हैं आप देख रहे हैं, उसका स्किडिंग इमेज आपके सामने नजर आ रहा है, किस तरह से वो स्किड हुए हुए हैं, और उनकी लेंथ आपको नजर आ रही है कि कितनी फोर्स उसने लगाई है, और वो कितनी फोर्स लगाई है तो उसकी वो किस जगह जाकर रुका है, या कहाँ किस जगह जाकर उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये जितनी फोर्स के साथ या जितनी लेंथ उसकी फ्रिक्शन और ओवर द रोड क्रिएट हुई है, आप इसकी लेंथ जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इस तरह आप इसकी एक्सेलरेशन और स्पीड और वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस कार की कितनी स्पीड थी कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ। तो आप उसके जो टायर्स हैं उसकी स्किडिंग लेंथ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसने रोड के ऊपर कितनी स्किड किया है। उस स्किड की लेंथ का फाइंड आउट करने के बाद उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। वेलोसिटी से हमें पता लग जाएगा कि इस कार की कितनी स्पीड थी, जिस स्पीड से मूव करते हुए इसका एक्सीडेंट हो गया। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सेस के लिए आपके पास ये सामने चीजें आ रही हैं। आप देख रहे हैं एफ के की वैल्यू आपको दी हुई है उसने, काइनेटिक फ्रिक्शन की 0.050, और इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0.0 मीटर पर सेकंड है। जो फार्मूलाज इसके लिए यूज होने वाले हैं, एफ एन जो कि इक्वल टू वेट है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एफ एन, और इसी तरह एम और एम ए के बराबर है नेट फोर्स ए एक्स। अब वहां से आप देख रहे हैं कि एक्स एक स्पेसिफिक लेंथ के लिए ये जो स्किडर है उसकी बॉडी किस तरह से मूव कर रही है। तो ए इमेज आपके सामने है और बी इमेज भी आपके सामने है। अब फ्री बॉडी डायग्राम में आपके पास जो है वो कौन कौन सी फोर्सेस इंप्लीमेंट हो रही हैं, एक एफ के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो स्किड कर रहा था, दूसरा एफ एन जो कि वेट की वजह से लग रहा है। इन तमाम वैल्यूज को पुट ऑन करने के बाद आपके पास जो लास्ट में 6 स्टेप पे आप देख रहे हैं कि दोनों में से मास को निकाल दिया गया कंपैरिजन के थ्रू। एक एफ इज इक्वल टू एम ए को कंपेयर किया गया, एफ इज इक्वल टू म्यू एफ एन। उसके कंपैरिजन के बाद इनमें से मास को निगलेक्ट कर दिया गया। अब अगर हमारे पास मास ना भी हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, हमें ना भी पता हो कि उसका मास क्या था, जिस तरह से ये पीछे गाड़ी थी और इसका कितना मास होना चाहिए हमें ना भी पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसके ग्रेविटेशनल और जो अब टायर्स और रोड के दरमियान में एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये चाहे जो मर्जी वेट की गाड़ी हो, बड़ी हो छोटी हो, जिस मर्जी वेट की हो, उनके दरमियान में टायर्स और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन जो है वो यूनिट उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम म्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 0.05 या कोई भी और चीज ऐसे हो जो कि हर टायर्स के लिए जो भी है वो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली, एक्सेलरेशन से फिर आप इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपके सामने है, और साथ में ही आप डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास डिस्टेंस मौजूद है। तब आप देख रहे हैं कि ये इसके कितने मीटर का डिस्टेंस तय किया और उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, 0.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन थी, और उस स्किडर ने जो स्किड किया वहां से तो उसने 16.3 मीटर का डिस्टेंस तय किया आफ्टर स्किडिंग फ्रिक्शन। अभी आपके सामने वही बता रहा है कि हम रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी इसी तरह इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने मास को इसमें से निगलेक्ट कर दिया, मास को हमने डिवाइड करके निकाल दिया, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ग्रेविटी कांस्टेंट वैल्यू
or by constant value of the coefficient of kinetic friction between tire and road or any object or any two body object in between friction is created. तो आपके लिए उसकी मास की जरूरत नहीं है कि उस बॉडी का मास कितना होगा, अगर वो आपके पास हाजिर नहीं है या उसके पास आप प्रेजेंट नहीं है कि वो बॉडी क्या थी। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सेस आपके सामने आ रही हैं, ये देख रहे हैं वही पुरानी डायग्राम है जिसमें आपको ये शो किया जा रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के दौरान कि जितनी फोर्स आप अप्लाइड करेंगे उतनी ही ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगी या फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होगी। जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसका रिएक्शन फोर्स टू एनीथिंग ट्राइज टू स्टार्ट मोशन। अब ये किसी भी मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी बॉडी को मोशन स्टार्ट करवाने के लिए उसके रिएक्शन में जो फोर्स लगेगी उसको हम स्टैटिक फोर्स कहेंगे। ये इक्वल होती है बट अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स होती है, जो अप्लाइड कर रहे हैं फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी एंड डज नॉट एक्सीड द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स से बढ़ती नहीं है, जितनी आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उसको मूव करवाने के लिए उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी बट इक्वल टू इट, लेकिन वो उसके इक्वल होगी, उससे ज्यादा भी नहीं होगी कम भी नहीं होगी लेकिन उसके इक्वल होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आप बता रहा है कि ये सारी चीजें और equal and opposite to the applied force until reaches maximum values and motion start। और ये तब तक आपके पास मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं हुई और जब तक उसकी मोशन स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक ये इक्वल भी है और अपोजिट इन डायरेक्शन में भी है। जब आपके पास ये फोर्स आप लगा रहे हो ज्यादा बढ़ा रहे हो तो जब इसकी मोशन स्टार्ट हो गई है तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई है, ठीक है, लेकिन आप अप्लाइड फोर्स आपकी ज्यादा है ताकि आप उसको मूव करवा सको, मोशन करा सको। इसी तरह सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि आप एक किसी भी चीज को धक्का लगा रहे हैं, शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, अगर उसका वेट ज्यादा है वो मूव नहीं करेगी, वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तक जब पहुंच जाएगी उसके बाद उसकी फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी, उसमें मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी। जब वो मूवमेंट शुरू कर देगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होती जाएगी, लेकिन फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो आप जितना मर्जी बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो मूव करती भी जाएगी, लेकिन ये इससे फ्रिक्शनल फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं होगी, डिपेंड करता है उसके वेट ऑफ द बॉडी के। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पर ब्रेक एट अ सर्टेन वैल्यूज के ऊपर आपके पास फ्रिक्शन फोर्स जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी देख रहे हैं, Fs is equals to mu s and Fn। mu s is a given value, it depend on the object and the surface। एक तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी और दूसरा उनके सरफेसेस के ऊपर कि वो रफ है या स्मूथ है। अब ये नॉर्मल फोर्स इज यूजुअली जस्ट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो नॉर्मली फोर्स होती है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो उसको आप मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वेट मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू है तो वो वेट के ही इक्वल होगी। इफ द सरफेस इज नॉट हॉरिजॉन्टल, अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है तो यूज अ ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई बाय द कॉस ऑफ द एंगल इंक्लाइन। तो आप फिर उसको इंक्लाइन पे ले जाते हैं अगर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जरिए से आप कॉस ऑफ एंगल इंक्लाइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कितने इंक्लाइन के ऊपर वो मूव कर रहा है। अभी आपके सामने पहले मैंने तस्करा किया कि क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट की हालत में है और उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगती है ताकि उसको मूव करवाया जा सके, और वो मूव नहीं करती है, इसकी वजह से उसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है आपके पास म्यू एस है। और सिमिलरली आपके पास जो म्यू के है वो आपके पास लेस अमाउंट में होगा, और जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपके पास हमेशा ग्रेटर इन अमाउंट होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो इन लेस अमाउंट होगा। बोथ आर ऑलमोस्ट ऑलवेज लेस देन 1, लेकिन दोनों की जो वैल्यूज होगी वो ऑलमोस्ट लेस देन 1 ही होगी आपके पास। इफ इट वाज ग्रेटर देन 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 होती इट वुड बी इजियर टू पिक द ऑब्जेक्ट अप, हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना आसान हो जाता, एंड कैरी इट देन द इट वुड बी पुश इट अक्रॉस द फ्लैट और सरफेस, समथिंग लाइक अ वेल्क्रो, ठीक है। तो अगर आप ये 1 से ज्यादा होती तो इसको आसान होता कि अब उसको हम इजीली मूव करवा सकते हैं या इजीली उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इनको रब करके या स्लाइड करके ही लेकर जाना है, इसलिए ये लेस देन या इक्वल टू 1 ही होती है, ग्रेटर देन 1 नहीं होती है। ये आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आप देख रहे हैं उसका वजन, उसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है, उसमें म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दी हुई है। आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू बजट दिस बॉक्स। हमने इस बॉक्स की कितनी फ्रैक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड होगी हम उसको बर्ज कर सकें, एंड इफ वी
कीप पुशिंग दैट हार्ड, और अगर हम इसको और ज्यादा ही हार्डली पुश करते रहें तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, तो फिर एक्सेलरेशन कितनी होगी अगर हमारी अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गई, इससे भी ज्यादा होगी जितना हम इसमें फाइंड आउट करेंगे 10 किलोग्राम के बनस्पत। ये आपके पास एफ एस की वैल्यू आ रही है इसके थ्रू 39 न्यूटन ब्रेकिंग फोर्स है। फिर ये काइनेटिक फोर्स आ रही है आपके पास जो कि म्यू के से निकाली है। स्टैटिक फोर्स आपने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से निकाली है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आपने कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से निकाली है। दोनों को आपस में देखा कि वो आप एक मोशन की हालत में है और एक जो है वो आपके पास रेस्ट की हालत में है। तो जो स्टैटिक है उसमें से आपने काइनेटिक वाली फोर्स को, फ्रिक्शन फोर्स को माइनस किया तो आपके पास जो नेट फोर्स आई है वो 19.5 न्यूटन आई है। वहां से आपने जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट की तो आपने F डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 10 किलोग्राम जो मास है उसका फाइंड आउट किया, तो आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से अप्लाइड करेंगे तो ये मूव करती रहेगी, एक्सेलरेट करती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड तभी वो कैरी करेगी जब वो मुकम्मल इतनी फोर्स लगा ले कि वो अप्लाइड फोर्स उसकी इतनी लग जाए कि वो इस वेट को इक्विलेट कर दे या इससे ज्यादा कर दे। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर आपके पास एक्सेलरेशन अप्लाइड होगी इसके ऊपर तो ये बॉडी या ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करेगा। अगर 2 से कम हुई तो इट्स मीन कि आपकी एक्सेलरेशन जो है वो कम है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम लग रही है और आपकी अप्लाइड फोर्स कम है, तो इसलिए ये बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर आज तक के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट पर हम अगली क्लास में मिलेंगे। सर एक्सक्यूज मी जी सर, ये जो पेपर